हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लास में। लास्ट वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में हमें चल रहा था ओडोगोनियम जीनस, ठीक है, जो कि एक क्या है, क्लोरोफाइसिक वर्ग का एक सदस्य है, एल्गी। ओडोगोनियम में लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ओडोगोनियम की थैलस स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम ओडोगोनियम में रिप्रोडक्शन अर्थात ओडोगोनियम शैवाल में जन्म की विधियां, ठीक है। तो ओडोगोनियम में जन्म कितनी विधियों द्वारा होता है और किस तरीके से होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का या एक शैवाल से नए शैवाल का जन्म कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में जब क्लोरोफाइसी के लक्षण पढ़े थे हमने, तो क्लोरोफाइसी के सामान्य लक्षणों में बताया था कि शैवालों में जो क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल हैं उनमें जो जन्म पाया जाता है 3 विधियों द्वारा होता है। क्या पहला जो जन्म होता है वह होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जन्म। दूसरा जो है वह होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा जो होता है वह होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन 3 विधियों के द्वारा ओडोगोनियम में जन्म पाया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो विधियां आज हम कंटिन्यू करते हैं। ओडोगोनियम में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है अर्थात कायिक जन्म, ठीक है। कौन सा जन्म? कायिक जन्म। यह जो होता है कायिक जन्म ओडोगोनियम में 2 विधियों के द्वारा होता है। कितनी विधियों के द्वारा? 2 विधियों द्वारा होता है, ठीक है। अब ये 2 विधियां कौन कौन सी हैं देखिए। पहली जो विधि है वह है विखंडन द्वारा। इसके द्वारा? विखंडन द्वारा, जिसको बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये पहली विधि है इसकी कायिक जन्म की ओडोगोनियम में। विखंडन विधि में क्या होता है कि जो ओडोगोनियम है, ठीक है, क्या ओडोगोनियम जो है वह किस रूप में पाया जाता है? तंतु के रूप में। उसका जो थैलस होता है वह कैसा होता है? फिलामेंटस। कैसा होता है? फिलामेंटस तंतु के रूप में उपस्थित होता है। अब ये फिलामेंटस का थैलस है, कभी कभी क्या होगा, इसका जो फिलामेंट है कई खंडों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? मैनी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। क्या बन जाते हैं इसके? कई खंडों में विभक्त हो जाता है। दोबारा सुनिए, थैलस जो है कैसा होगा? तंतु होता है, अशाखित होता है, हमने पढ़ा। अब जो अशाखित तंतु है कभी कभी वह कई खंडों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। इसके प्रत्येक जो होगा, प्रत्येक एवरी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एवरी फ्रेगमेंट जो है कौन सी परिस्थितियों में, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं। कैसी परिस्थितियां आती हैं? फेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तो क्या होगा, इसमें अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में प्रत्येक खंड जो है जर्मिनेट होकर क्या बना लेता है? न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? नए थैलस तंतु का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से क्या होता है? ओडोगोनियम में विखंडन द्वारा नए थैलस का निर्माण हो जाता है। ये तो थी हमारी कौन सी विधि? पहली विधि। कौन सी? कायिक जन्म की पहली विधि विखंडन द्वारा। दोबारा से सुन लीजिए एक बार और। ओडोगोनियम का जो थैलस होता है वह अशाखित तंतु के रूप में पाया जाता है। कभी कभी वह इसके थैलस तंतु जो है कई खंडों में विभक्त हो जाता है। इसका प्रत्येक खंड जो है अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए थैलस को जन्म देता है या नए थैलस में डेवलप हो जाता है। ये है हमारी पहली विधि। दूसरी विधि की बात करें हम, तो दूसरी विधि है वह है निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा, जिसको कहते हैं हम बाई एकाइनेट्स। बाई एकाइनेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो कभी कभी कुछ शैवाल ऐसे
होते हैं जिनमें अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, लाल या भूरे रंग के क्या होंगे, कभी कभी कुछ शैवालों में लाल या भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त, कैसे, मोटी भित्ति युक्त विशेष बीजाणुओं का निर्माण हुआ। किसके बीजाणु का निर्माण हुआ, विशेष बीजाणु निर्मित होते हैं, ठीक है, लाल या भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त विशेष बीजाणु निर्मित होते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर क्या करते हैं, नए थैलस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये है इसकी कौन सी विधि, कायिक जनन की दूसरी विधि बाइएकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा। ये किसे कहते हैं, निश्चेष्ट बीजाणु किसे कहते हैं कि यूडोगोनियम के थैलस तंतु में कभी कभी लाल या भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त विशेष बीजाणु का निर्माण होता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक थैलस से दो नए थैलसों का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारी पहली विधि कौन सी, कायिक जनन विधि। दूसरी विधि है हमारी, वह है यूडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कौन सी विधि, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यूडोगोनियम में अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्लोरोफाइसीवर के सामान्य लक्षण पढ़े थे, उसमें ये पढ़ा था कि क्लोरोफाइसीवर के सामान्य अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वह किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होता है, स्पोर्स द्वारा होता है, ठीक है। और अलग अलग शैवालों में अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं। जैसे कुछ नाम बताए थे मैंने, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं अलग अलग थैलस में। यूडोगोनियम की बात करें हम, यूडोगोनियम शैवाल में, तो यूडोगोनियम शैवाल में अलैंगिक जनन जो होता है वह कौन से बीजाणुओं के द्वारा होता है, चल बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, चल बीजाणु द्वारा होता है। इसमें चल बीजाणु का निर्माण होता है जिनको बोलते हैं हम जूस्पोर। क्या कहते हैं इनको, जूस्पोर कहते हैं। अब अलैंगिक जनन कैसे होगा, एक थैलस से नए थैलस तंतु का निर्माण कैसे होता है, देखिए इसमें ये देखें हम यूडोगोनियम का जो थैलस होता है, ठीक है, वह थैलस कैसा होता है, अशाखित तंतु के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, अशाखित तंतु के रूप में उपस्थित होता है। इसमें मैंने बताया था आपको दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक तो होती है एपिकल सेल तथा दूसरी जो बेसल सेल होती है वह होती है कौन सी, होल्डफास्ट, ठीक है। एपिकल सेल तथा होल्डफास्ट होती है। इन दोनों सेलों को छोड़कर, ठीक है, ये दो सेल अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेती हैं, ध्यान रख लेना। एपिकल सेल और होल्डफास्ट दो सेल ऐसे हैं जो कि अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेती हैं। इन दोनों को छोड़कर कोई भी, ठीक है, कोई भी एपिकल कैप युक्त सेल, कौन सी सेल, एपिकल कैप युक्त कोशिका, थैलस की कोई भी एपिकल कैप युक्त कोशिका, लेकिन कौन सी नहीं होनी चाहिए, में एपिकल सेल नहीं होती और एक होल्डफास्ट नहीं होती है। इन दोनों सेलों के अलावा कोई भी एपिकल कैप युक्त जो कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है, चल बीजाणुधानी, ठीक है, किसके रूप में कार्य करती है, चल बीजाणुधानी जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है। ध्यान रखना, किसके रूप में कार्य करती है, चल बीजाणुधानी के रूप में कार्य करती है। और यह कोशिका कौन सी होती है, विशिष्ट लाइन में ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि एपिकल सेल और होल्डफास्ट के अतिरिक्त कोई भी ऐसी कोशिका थैलस की जिसमें क्या उपस्थित हो, एपिकल कैप उपस्थित हो, ठीक है, अनुप्रस्थ पट्टियां जो पाई जाती हैं एपिकल कैप उपस्थित हो, ऐसी कोशिका जो है किसके रूप में कार्य करती है, हमारी चल बीजाणुधानी के रूप में कार्य करती है। चल बीजाणुधानी में क्या होता है, एक चल बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है, एक चल बीजाणुधानी में एक चल बीजाणु का निर्माण हुआ। इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, चल बीजाणुधानी का जो न्यूक्लियस है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें रूपांतरित हो जाता है, चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। यह चल बीजाणु क्या होगा, इस चल बीजाणुधानी जो है अनुप्रस्थ रूप से
क्या हो जाती है, फट जाती है और चल बीजाणु क्या हो जाते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं और कुछ समय तक, कहाँ तक, कुछ समय तक इनके ऊपर, ठीक है, क्या पाई जाती है, श्लेष्म पुटिका निर्मित हो जाती है। ठीक है, क्या निर्मित हो जाती है, श्लेष्म पुटिका निर्मित हो जाती है ऊपर की ओर। यह श्लेष्म पुटिका क्या होती है, बाद में गल जाती है। गलने के पश्चात चल बीजाणु पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और ये जो जू स्पोर है, ठीक है, जू स्पोर जो है किसी अधो स्तर से चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अधो स्तर पर चिपक जाते हैं। अब अधो स्तर पर चिपकने के पश्चात इनमें क्या होता है, अंकुरण होगा। जो स्पोर्स में क्या होगा, अंकुरण होता है। अंकुरण से यहाँ पर दो प्रकार की सेल निर्मित होती है। अंकुरण से एक तो बनती है एपिकल ग्रीन सेल, कौन सी सेल, एपिकल ग्रीन सेल बनती है, तथा दूसरी जो सेल है वह कौन सी सेल बनती है, बेसल कलरलेस सेल, बेसल कलरलेस सेल बनती है। दो सेलों का निर्माण होगा अंकुरण से, एपिकल ग्रीन सेल बनती है और दूसरी कौन सी सेल बनती है, बेसल कलरलेस सेल बनती है। एपिकल ग्रीन जो बेसल कलरलेस सेल है वह आगे जाकर किसका निर्माण कर लेती है, इसमें आगे कोई डिवीजन नहीं होते हैं बेसल कलरलेस सेल में और वह आगे जाकर नए हेरोल्डोफाइट्स का निर्माण कर लेती है। एपिकल ग्रीन सेल में आगे डिवाइडेशन के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, कंप्लीट थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि यूडोगोनियम में अलैंगिक जनन होता है। अब इसको देखो डायग्रामेटिकली मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर ध्यान दें कि ये मान लीजिए एक क्या है हमारा थैलस है, ठीक है, जो कि अशाखित तंतु के रूप में उपस्थित है। इसकी कोई भी एक कोशिका, ठीक है, जिसमें क्या उपस्थित होनी चाहिए, एपिकल कैप उपस्थित होनी चाहिए, लेकिन वह कोशिका एपिकल सेल नहीं होती, ठीक है, ध्यान रख लेना, और एक होल्डफास्ट नहीं होती। अर्थात एपिकल सेल और होल्डफास्ट को छोड़कर कोई भी एपिकल कैप युक्त जो कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है, हमारे जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, हम चल बीजाणुधानी के रूप में कार्य करती है। इसमें क्या उपस्थित होता है, एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। यह न्यूक्लियस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो स्पोर में रूपांतरित हो जाता है। जो स्पोर में रूपांतरित हो जाता है तो यह क्या होगा, जब जो स्पोर्स क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, परिपक्व होते हैं तो चल बीजाणुधानी की भित्ति क्या होती है, अनुप्रस्थ रूप से टूट जाती है और ये चल बीजाणु जो चल बीजाणु है, जो स्पोर्स है, यह कहाँ पर बाहर मुक्त हो जाते हैं। बाहर मुक्त होने के पश्चात इनके चारों ओर, इस चल बीजाणु के चारों ओर एक किसका निर्माण हो जाता है, श्लेष्म पुटिका वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है। ये क्या है, श्लेष्म पुटिका वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है तथा ये अंदर परिपक्व होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तो यह श्लेष्म पुटिका क्या हो जाती है, जल में विलय हो जाती है और गल जाती है। जल में विलय होने से तथा गलने से जो स्पोर जो है पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और किसी अधो स्तर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। चिपकने के पश्चात इनमें क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण के द्वारा यह क्या होते हैं, स्पोर्स लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। वृद्धि करने से इसके पश्चात इनमें क्या स्टार्ट हो जाता है, डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप इसमें दो प्रकार की कोशिका बनती हैं। एक तो कहलाती है अपर या एपिकल ग्रीन सेल, ठीक है, ऊपरी कोशिका क्या कहलाएगी, एपिकल ग्रीन सेल, तथा एक कहलाती है लोअर या बेसल कलरलेस सेल, ठीक है। दो कोशिकाएं बनती है, एक एपिकल सेल और दूसरी कौन सी सेल, बेसल सेल बनती है। बेसल सेल कैसी होती है, कलरलेस, और एपिकल सेल्स कैसी होती है, ग्रीन होती है, ठीक है। ये दो कोशिकाएं आगे जाकर देखिए, बेसल कलरलेस सेल्स जो है इसमें आगे जाकर किसी भी प्रकार के डिवीजन नहीं होते हैं और यह बेसल सेल्स किसमें रूपांतरित हो जाती है, होल्डफास्ट में रूपांतरित हो जाती है या बेसल कलरलेस सेल होल्डफास्ट का निर्माण करती है। एपिकल ग्रीन सेल्स में आगे क्या होते हैं, निरंतर डिवीजन होते रहते हैं और निरंतर डिवीजन के द्वारा एक थैलस तंतु का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से क्या होगा, यूडोगोनियम में यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है और एक थैलस की किसी भी कोशिका से एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो ये है क्या, यूडोगोनियम में अलैंगिक जनन, ठीक है, समझ में आया होगा, ये अलैंगिक जनन है, ठीक है। इसके पश्चात बात करें हम इसकी, इसमें होने वाले लैंगिक जनन की, ठीक है।
लैंगिक जनन के बारे में हमने बता दिया था कि लैंगिक जनन जो होता है शैवालों में या क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में दोनों में वह होता है 3 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का लैंगिक जनन होता है। पहला जो लैंगिक जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड जो रिप्रोडक्शन है वह क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार का उपस्थित होता है आइसोगैमस, सेकंड वन एनाइसोगैमस एंड थर्ड वन इज oogamous, ठीक है। कौन सा? oogamous, ठीक है। अब ये देखिए कि जो oogonia में कौन से प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? oogonia में oogamous टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। कौन से प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? oogamous प्रकार का अंडयुग्मकी या विषम युग्मकी लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है? पुंधानी और अंडधानी का निर्माण होता है। लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वह क्या है? जननांगों का वितरण, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, वह क्या है? जननांगों का वितरण, यानी इनमें जो जननांगों की स्थिति है उसके आधार पर, ठीक है, स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। जननांगों की स्थिति के आधार पर तो इसमें 2 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं जननांगों की स्थिति के आधार पर। पहली होती है पुंदीर्घी जातियां। कौन सी जातियां? पुंदीर्घी स्पीशीज जातियां, जिनको कहते हैं हम मैक्रेंड्रस। कौन सी? मैक्रेंड्रस स्पीशीज, ठीक है। ये क्या होती है? इसमें क्या होगा कि वे जातियां, कौन सी? oogonia की वे जातियां जिनमें पुंधानी का निर्माण, किसका निर्माण? पुंधानी का जो निर्माण है वह किस पर होता है? थैलस के सामान्य तंतु पर। किस पर हो? थैलस के सामान्य तंतु पर होता है। तो उस प्रकार की जातियों को क्या कहते हैं? हम पुंदीर्घी जातियां कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, पुंदीर्घी जातियां किसे कहते हैं? वे जातियां जिनमें पुंधानी का निर्माण, यानी नर जनन अंग का निर्माण कौन से तंतु पर होता है? सामान्य तंतु पर होता है, ठीक है। सामान्य तंतु पर होता है। इस प्रकार की जातियों को क्या कहा जाता है? पुंदीर्घी जातियां कहा जाता है। पुंदीर्घी जातियों की बात करें तो पुंदीर्घी जातियां भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती हैं उभयलिंगाश्रयी। कौन सी? उभयलिंगाश्रयी स्पीशीज। और दूसरी प्रकार की होती हैं एक लिंगाश्रयी स्पीशीज। कौन सी? एक लिंगाश्रयी स्पीशीज, ठीक है। उभयलिंगाश्रयी हम जानते हैं किसे कहते हैं? इसमें दोनों जननांग एक ही थैलस में उपस्थित हो, एक लिंगाश्रयी में, इसमें अलग अलग। उभयलिंगाश्रयी जो होती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे oogonia नोडुलोसम एक जाति। दूसरी जाति है oogonia फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल। एक लिंगाश्रयी जाति के उदाहरण है oogonia एक्वाटिकम तथा दूसरी जाति है oogonia बोसाई, ठीक है। कौन सी? oogonia बोसाई। तो ये कौन सी जातियां कहलाती हैं? हमारी पुंदीर्घी जातियां कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की जो जातियां होती हैं वह होती हैं पुंवामनीय जातियां। कौन सी जातियां? पुंवामनीय जातियां, जिनको कहते हैं हम नैनेंड्रस स्पीशीज, ठीक है। पुंवामनीय जातियां किसे कहते हैं? कि वे जातियां जिनमें अंडधानी का निर्माण, इनका निर्माण, अंडधानी का निर्माण तो किस प्रकार के तंतु पर होता है? सामान्य तंतु पर। कौन से तंतु पर? सामान्य तंतु पर होता है। जबकि पुंधानी का निर्माण, इसका पुंधानी का निर्माण कौन से तंतु पर होता है? वामन तंतु पर। वामन का मतलब क्या होता है? छोटे तंतु पर, ठीक है, वामन तंतु पर होता है। तो इस प्रकार की जातियों को क्या कहते हैं? पुंवामनीय जातियां कहते हैं, ठीक है। यह जातियां जो होती हैं, जातियां जो होती हैं सदैव
कैसी पाई जाती हैं, एक लिंगाश्रयी होती हैं। ठीक है, सदैव कैसी होती हैं, एक लिंगाश्रयी पाई जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए इसका हम, तो वह है ऊडोगोनियम सीलिएटम। ऊडोगोनियम सीलिएटम, ठीक है, ये क्या है इसका एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से देखें तो हम, तो ऊडोगोनियम में जननांगों की स्थिति भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके आधार पर ऊडोगोनियम जातियों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। दोबारा से देखने के जननांगों में क्या विविधता पाई जाती है, तो जननांगों की स्थिति के आधार पर ऊडोगोनियम में दो प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। पहली होती है दीर्घी जातियां तथा दूसरी कौन सी होती है, पुंबावनीय जातियां होती हैं। पुंधानी का निर्माण सामान्य तंतु पर हो तो उन्हें दीर्घी जातियां कहते हैं, ये लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी हो सकती हैं। तथा पुंबावनीय जातियां किसे कहते हैं, जिसमें अंडधानी का निर्माण तो सामान्य तंतु पर हो और पुंधानी का निर्माण कौन से तंतु पर हो, वामन तंतु पर हो। तो ये जातियां जो होती हैं सदैव एक लिंगाश्रयी होती हैं, जैसे ऊडोगोनियम सीलिएटम। तो ये क्या है, इसमें जननांगों की स्थिति। तो आज के वीडियो में हमने लेक्चर में क्या पढ़ा, ऊडोगोनियम में जनन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 प्रकार के जनन देखे। पहला जो जनन है वह पढ़ा था कायिक जनन, ठीक है, जो कि 2 विधियों के द्वारा पढ़ा, एक तो है विखंडन द्वारा और दूसरा एकाइनेट्स द्वारा। दूसरे प्रकार का अलैंगिक जनन चक्र पढ़ा हमने। अलैंगिक जनन जो होता है वह जल बीजाणु का द्वारा होता है, जिसके द्वारा नए थैलस तंतु का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार का जो जनन है वह क्या है, लैंगिक जनन, जो कि किस प्रकार का पाया जाता है, अंडयुग्मकी प्रकार का पाया जाता है। नर जनन अंग को पुंधानी तथा मादा जनन अंग को अंडधानी कहते हैं, जिसमें जननांगों की स्थिति के बारे में पढ़ा तथा उसमें जातियों के विविधता के बारे में पढ़ा, जननांगों की स्थिति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। पुंधानी का निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है, किस प्रकार से उसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है, विशेषण प्रक्रिया आदि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लगातार देखते रहिए, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। यदि एक भी टॉपिक आपने मिस कर दिया तो आपके आगे की प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ सकती। तो आप ध्यान रखिए, लगातार देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।